हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बूढ़ी काकी, जिसको भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी में और निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही नामक गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जिससे कि उनकी नौकरी छूट गई और उन्होंने स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, करबला, संग्राम, गोदान, मंगलसूत्र प्रसिद्ध नाटक से मंगलसूत्र जो था आधा उपन्यास भी है। उसके बाद बोले गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ लिखी हुई हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके फेमस नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दैन्य वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर जो कहानी लिखी हुई है बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद की सबसे फेमस कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने ऐसे वृद्ध लोगों की, ऐसे ओल्ड एज लोगों की कहानी बताई है, जिनको सिर्फ उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और उन लोगों को जीवन जीने का बहुत शौक़ होता है, बहुत वो आनंदपूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी अवस्था होती है वो उन्हें जीने नहीं देती। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी बूढ़ी काकी के बारे में जिसको खाने का बहुत शौक़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी कि बुढ़ापे में जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, वो बचपन में जैसे बच्चे हरकतें करते हैं, जिद करना, किसी चीज़ के लिए जिद पे अड़ जाना, खाना ना खाना या कोई चीज़ें फैला देना, वो सारी हरकतें करते हैं। इसे लेखक ने कहा है, बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद की सेवा ना कोई और चेष्टा समझती है, ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना से सकना साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, बूढ़ी काकी की सारी इंद्रियां यानी कि आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चारों खराब हो गई, बस एक खाली जीभ बाकी है, जो कि उनके कष्टों को और ना अपने कष्टों को आकर्षित करने का। बूढ़ी काकी को अपने स्वाद के अलावा कुछ नहीं आता था, उनको अपने दुख नहीं दिखाई देते थे, उनके पास सिर्फ एक सहारा था, वो था रोना। उनकी सारी इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे, वो ज़मीन पर सारे दिन पड़ी रहती है और घर वाले कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते या उनकी कोई बात नहीं मानते तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, धीरे भी नहीं रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुल्ली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सब्जी बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि उसके पति को स्वर्ग यानी कि डेथ में बहुत टाइम हो चुका था, बेटे भी जवान होकर मर गए थे, उनका सिर्फ एक भतीजा था बुद्धिराम, उसके सिवा उनके कुछ नहीं था। जब उन्होंने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी भतीजे के नाम लिख दी, और बुद्धिराम जो उनका भतीजा था उसने प्रॉपर्टी लिखाते समय बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन उनके जो वादे थे वो दलालों की तरह दिखाए गए बस दुनिया थी, जो बिल्कुल ही सच नहीं था। यद्यपि उस संपत्ति की जो वार्षिक आय थी वो कम नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को जो पेट भर के भोजन था वो भी उन्हें बहुत कठिनाई से मिलता था। लड़कों का
बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। जानते हैं कि लड़के लोग जो होते हैं उनका बूढ़ों से कम बनती है, उनसे झगड़ा ही होता है। फिर जब माता पिता का रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। वो देखते कि बुद्धिराम और बुद्धिराम की पत्नी ही जब ऐसा कर रही हैं तो वो और ज़्यादा, तो बच्चे भी उनको सताते थे। उसी भतीजे के कोई चुटकी काट कर भाग जाता तो कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। उनके जो बच्चे थे, जो बुद्धिराम के बेटे थे, वो भी कोई उनको चुटकी मार के भग जाता तो कोई उनके ऊपर पानी का कुल्ला कर देता था। काकी चीख मार करके रोती थी, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के रोती थी, तो उसको मारता था, पानी फेंकता था, लेकिन सबको लगता था कि ये सिर्फ खाने के लिए रोती है। अतः उसके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसके दुख के ऊपर, उसके रोने के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। निस्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पूरे परिवार में यदि काकी को किसी से प्रेम था तो वो तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। वह अपने दोनों भाइयों के डर से अपने जो खाने की चीज़ें थी वो दादी के पास रख देती थी, लेकिन वो बूढ़ी काकी उसकी रक्षा करती थी। लेकिन काकी की शरण उसकी लालच के कारण उसे महंगी पड़ती थी। काकी को भी थोड़ा देना पड़ता था, जबकि उनके भाइयों के अन्याय की तुलना में उन्हें वो ज़्यादा सही लगता था। इन दोनों को अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी अपनी सहानुभूति का उन्होंने आरोपण कर रखा था। आज बुद्धिराम के बड़े रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। लेखक अब एक दृश्य बता रहे हैं कि रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड ने आश्चर्यचकित होकर के गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यहाँ लेखक कह रहा है बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक, यानी कि जो शादी से पहले एक रस्म होती है वो हो रहा है और यह उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर औरतें गाना गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध कर रही है। भट्टियों पर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है, एक में पूड़ियाँ और कचौरियाँ निकल रही है और एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही है। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई और कचौरे की सुगंध जो फैली हुई है और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई है। सुगंध उन्हें बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि वो खाने का वैसे बहुत खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उसे रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वह रो न सकी। उसने सोचा कि वह मन ही मन सोची इतनी देर हो गई है, भोजन की खुशबू आ रही है, कोई भोजन नहीं लेकर आया, मालूम होता है। उसने सोचा कि सारे लोग भोजन करके चले गए। यह सोचकर उसे रोना आया, लेकिन अपशकुन के डर से कि शादी का घर था, अपशकुन हो जाएगा, इस डर से वो रो नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकू उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ पर वो सोच रही है पूड़ियों के बारे में कि कैसी लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पूड़ियाँ होंगी, कचौरियों में अजवाइन और इलायची की खुशबू आ रही होगी। वो सोच रही है एक पूड़ी मुझे मिल जाती तो मैं हाथ में लेकर के देखती। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं कढ़ाई के पास में ही जा कर के बैठ जाऊँ। ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती सरकती कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती कड़ा के पास आकर बैठ गई। यहाँ आने पर उसे इतना खुशी हुई जैसे कि भूखे कुत्ते को के सामने जब खाने वाला आदमी बैठ कर के खाना खाता है तो जितनी उसे खुशी होती है कुत्ते को उतनी ही काकी को हो रही थी। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि काकी को खाना मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल हमारा ख़त्म होता है।